नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। एनसीवीटी आईटीआई के जो एग्ज़ाम पेपर होने हैं अभी रिसेंटली, प्रीवियस जो पेपर हुए थे उनमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आए थे, एक फिर वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। 3 क्लासेज जब तक दे चुके हैं, ये क्लास नंबर 4 है। टॉपिक वाइज दे रहे हैं। आज बात करेंगे एनर्जी सोर्स और जो ऊर्जा के सोर्स है लगभग उनके क्वेश्चन है ये, और जनरेशन से रिलेटेड यानी उत्पादन के भी इसमें क्वेश्चंस है। और 3 क्लास में टॉपिक वाइज पहले मैं दे चुका हूँ। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है कि क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो लगभग इन्हीं में से आ रहे हैं, और ये जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है, यानी पिछले साल जो एग्ज़ाम में है। आईटीआई एग्ज़ाम की बड़ी विशेषता होती है कि वो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में से ही पेपर देते हैं, यानी क्वेश्चन रिपीट होने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। तो इस वीडियो में बताए गए सभी क्वेश्चन को आप बहुत ध्यानपूर्वक समझें, आपके एग्ज़ाम में देखने को यही मिलेगा। क्योंकि अब आप सेकेंड ईयर में है तो अच्छे नंबरों से पास होना ज़रूरी है। कई बार लिख दिया जाता है किसी भर्ती में कि आईटीआई में आपके इतने नंबर तो होने ही चाहिए। कहीं ना कहीं सेकेंड ईयर में अच्छे नंबर ना आ पाए, या फिर अगर सेकेंड ईयर में ब्रेक लग गई तो ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। सो इन्हें पढ़ना जरूरी है। आइए शुरू करते हैं। मुझे लगता है इंट्रोडक्शन इतना बहुत है, और अगर आप इसी क्लास से जुड़े हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पिछली 3 क्लास को भी देख कर आएँ, क्योंकि एक क्लास में एक टॉपिक हमने पूरा कवर कर दिया है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक बात और बता दूँ, ये क्वेश्चन है सारे के सारे निमी असाइनमेंट में से आते हैं। अब सीबीटी पेपर हो रहा है तो आप सोच रहे होंगे कि आपको कैसे पता लगा, यही आए थे। तो वर्ष 2021-22 में जो पेपर हुए थे, जैसे ही पेपर होता है उसी दिन बच्चे हमें ये क्वेश्चंस बताते हैं। तो आप देख सकते हैं कि वो भी वीडियोज़ हमें दिए हुए हैं आपको पहले ही। सवाल देखो, आया हुआ है क्वेश्चन, यदि प्रकाश की तीव्रता घटती है तो सोलर सेल की आउटपुट का क्या होगा। देखो सोलर सेल जो होता है ना, ये प्रकाश की तीव्रता पर ही आउटपुट डिपेंड करता है। यदि तीव्रता घटेगी तो आउटपुट भी घटेगा, और यदि तीव्रता बढ़ती है तो आउटपुट भी बढ़ेगा। दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, आप दोनों को पढ़ लीजिएगा। अभी देखो इसने तीव्रता कम होने की बात बोली है तो आउटपुट डिक्रीज करना है, और अगर कहीं ना कहीं तीव्रता अधिक होने की बात करता, ये उत्तर कर देते। सोलर सेल बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेपरों में क्वेश्चन इनमें से आ रहे हैं और आपके पेपर में भी आ सकते हैं। इस वीडियो में बताए गए सभी क्वेश्चंस को ध्यान से आपको पढ़ कर देना है। विश्वास दिला रहा हूँ ये कि ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे पेपर में। ठीक है, चैनल से पहली बार जुड़े हो सब्सक्राइब कर लो। इसी तरह के अपडेट हम आपको देते रहते हैं, और हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ऐप डाउनलोड कर लो। हर मंडे फ्री में टेस्ट प्रोवाइड करवाते हैं आईटीआई वाले बच्चों के लिए। अगला सवाल देखो, ये कह रहा है कि जो पवन शक्ति उत्पादन होता है, पवन को विंड पावर इंग्लिश में बोलते हैं, उसका नुकसान क्या है। देखो पवन ऊर्जा हो गया, सोलर सेल वाला हो गया, इनकी जो कमजोरी होती है ना, ये होती है कि ये पीक लोड प्लांट की श्रेणी में आते हैं। किस में आते हैं? पीक लोड में। ये बेस लोड में नहीं आते हैं। यानी ये क्या करते हैं कि अगर हवा सही चल रही है, प्रॉपर चल रही है, तब तो आपको देंगे, लेकिन हवा अगर बंद होगी तो ये रुक ही जाएंगे। जैसे सोलर है, मौसम खराब हो गया तो आउटपुट देगा क्या? नहीं। जबकि आप थर्मल पावर प्लांट पर आ जाओ, सर्दी गर्मी धूप बरसात, दिन हो रात हो, 24 घंटे सप्लाई देते हैं। इसलिए थर्मल पावर प्लांट को बेस लोड प्लांट की श्रेणी में रखते हैं। इनका जो कमजोरी, नुकसान, या एक कहें कि ड्रॉबैक क्या है, इंग्लिश में ड्रॉबैक बोल सकते हैं, मेजर ड्रॉबैक या मेजर डिसएडवांटेज, तो वो यही है कि विंड पावर इज़ नॉट कांस्टेंट एंड स्टडी। नियत नहीं है, स्थिर नहीं है, दे भी दे और ना भी दे। ऐसी परिस्थिति देखने को मिल सकती है कि जब ज़रूरत थी तब लाइट मिली नहीं। अगला सवाल, PWR प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर बोलते हैं, और एक होता है बॉइलिंग वाटर रिएक्टर। न्यूक्लियर पावर प्लांट में उपयोग होने वाले रिएक्टर की ये बात कर रहा है। 2 तरह के होते हैं, PWR और BWR, बॉइलिंग वाटर रिएक्टर, प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर। वो उसका फ़ायदा पूछ रहा है। दरअसल प्रेशराइज्ड वाटर में क्या होता है कि पानी एक प्रेशर के साथ और एक फिक्स वैल्यू के साथ बॉयलर में जाता है स्टीम तैयार होने के लिए। तो इसकी जो डेंसिटी होती है ना, वो बहुत होती है, यानी घनत्व जो होता है पावर का वो अधिक होता है। आप इसका सी उत्तर कर देना। एक बात और बता देता हूँ, यदि आप निमी असाइनमेंट में से पढ़ रहे हैं और लगता है आपको कि कोई क्वेश्चन गलत है असाइनमेंट में आंसर उसका, तो भी आपको वही आंसर करके आना है जो असाइनमेंट में दिया हुआ है।
क्योंकि निम्मी के अकॉर्डिंग दिए गए आंसर को ही एनसीवीटी वाले सही मानते हैं, इसलिए नंबर लेने के लिए आपको वो गलत है तो भी करना पड़ेगा, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर रिक्वेस्ट करूँगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, फटाफट से जाइए हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए। हर मंडे हम ऐप में फ्री टेस्ट प्रोवाइड करवाते हैं, तो ऐप डाउनलोड कर लेना। साथ ही टेलीग्राम का लिंक भी दिया हुआ है, वो भी ज्वाइन कर लो, क्योंकि नोट्स वगैरह इस तरह की चीज़ें कोई छोटे छोटे अपडेट होते हैं तो उसी पर डालते हैं। देखो अगला सवाल क्या कह रहा है, ज्वारीय शक्ति स्टेशन में बैराज का उद्देश्य क्या है। जो टाइडल, ज्वारीय को इंग्लिश में टाइडल एनर्जी बोलते हैं, उसमें बैराज क्यों बनाया जाता है। दरअसल कहते हैं कि जब खाड़ी से पानी एंटर करता है, इंग्लिश में बोलते हैं गल्फ, ठीक है, तो वो कहता है कि खाड़ी से जब पानी एंटर करता है तो उसको उस समय वहाँ कंट्रोल करता है। सी उत्तर आएगा। टेप द वाटर एट द एंट्रेंस ऑफ गल्फ, ठीक है, प्रवेश द्वार पर पानी को कंट्रोल करने के लिए होता है खाड़ी में प्रवेश करते समय। सी उत्तर यहाँ सही है इसका, और यही करके आना है, ठीक है। और जिस दिन पेपर हो जाए उस दिन वीडियो के नीचे आकर कमेंट जरूर कर देना कि हाँ जी आज पेपर हो गया था, और इस वीडियो में बताए गए कितने क्वेश्चन आए ये हमें ज़रूर बताना। अभी आप सेकेंड ईयर में है, सेकेंड ईयर में लगभग 9 से 10 टॉपिक है आपके, तो 9 से 10 वीडियो हम आपको देंगे। थ्योरी के क्वेश्चन गारंटेड है, वहीं से आएंगे। सो चैनल सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाओ। ये 2 काम आपको हमारे लिए करने हैं। अगला सवाल देखो, बैटरी आधारित माइक्रो हाइडल पावर प्लांट जो होते हैं ना, उनमें चार्ज कंट्रोलर लगाया जाता है। देखो हाइड्रो पावर प्लांट जो होते हैं ना, जल विद्युत उत्पादन बोलते हैं। एक तो जनरल है जो नहर पर लगाते हैं अपन सीधा, एक होते हैं कि इनको बैटरी से चलाया जाता है, ऑपरेटेड होते हैं, तो उसमें चार्ज कंट्रोलर, अब नाम से ही पता लग रहा है भाई, चार्ज को कंट्रोल करेगा। और किसके चार्ज है, बैटरी, तो बड़ा सिंपल सा है कि बैटरी की चार्जिंग को कंट्रोल करता है, ठीक। आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी तो है ही नहीं, सी उत्तर सही है इसका। प्रिवेंट द ओवर चार्जिंग ऑफ बैटरी, बैटरी को अति आवेशन से बचाता है, शुद्ध हिंदी है, कोई दिक्कत नहीं है। निम्मी की 2-3 खास बातें बताता हूँ, एनसीवीटी आईटीए वालों की खास बात बताता हूँ कि वो जब आपको क्वेश्चन देते हैं तो सेम टू सेम क्वेश्चन उठाते हैं, सेम टू सेम ऑप्शन उठाते हैं, यानी आपके पेपर में ऑप्शन तक चेंज होया हुआ नहीं मिलेगा, सेम टू सेम वही ऑप्शन मिलेगा। सो ये क्वेश्चन पढ़ लो और इसका सी ऑप्शन पढ़ लो, तो समय की भी बचत हो जाएगी, थोड़ा सा पेपर क्या समय पे भी कर पाओगे। साथ ही वर्कशॉप कैलकुलेशन के भी आजकल क्वेश्चन बीच में आते हैं, 6 से 7 क्वेश्चन आएंगे, इंजीनियरिंग ड्राइंग के भी आएंगे, तो आप मैथ वाले क्वेश्चन को समय दे सकते हैं यहाँ से समय बचा करके, ठीक है। आगे देखो, गैर पारंपरिक बिजली उत्पादन जो होते हैं उनका फ़ायदा क्या है। गैर परंपरागत को इंग्लिश में नॉन कन्वेंशनल बोलते हैं, और वैसे अपन बोलते हैं रिन्यूएबल, नव्यकरणीय बोलते हैं, जैसे विंड हो गया, ये गैर परंपरागत है। तो इनका फ़ायदा क्या है, अब विंड वाले से पोल्यूशन नहीं निकलता बिल्कुल भी। सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि ये प्रदूषण को कम करते हैं। आप थर्मल पर आ जाओ, कोयला जलता है, इतना तो धुआं निकलता है और इतनी राख निकलती है, फ्लाई ऐश तो फेफड़ों में जम जाती है, सीमेंट से भी पक्की होती है। मैं तो उत्पादन निगम में हूँ तो मुझे अच्छी तरह से पता है कि ये कितना हानिकारक होता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट थर्मल से भी ज़्यादा खतरनाक बताए जा रहे हैं, और गैस और डीजल के बारे में तो आप जानते ही हो कि वो भी खतरनाक है। तो इनका जो हमें सबसे बड़ा फ़ायदा मिलता है ना, वो ये है कि इनमें पोल्यूशन नहीं है। इसीलिए आजकल इकोसिस्टम को ध्यान में रखते हुए सोलर को बढ़ावा दिया जा रहा है सरकारों के द्वारा। डी उत्तर करके आना पेपर में जब क्वेश्चन आ जाए तो। थर्मल पावर प्लांट में स्टीम लिखा है, बात एक ही है, भाप से जो पावर प्लांट चलते हैं वो। इकोनोमाइजर को, इकोनॉमी को हिंदी में बोलते हैं मितव्ययी, इसलिए इसको मति प्रयोजक लिखा हुआ भी आ सकता है निम्मी की भाषा के अकॉर्डिंग, शुद्ध हिंदी में, ठीक है। तो इकोनोमाइजर दरअसल क्या करता है कि जो फ्लू गैसें निकलती है ना, फ्लू गैसों को हिंदी में दग्ध गैस बोलते हैं, उन फ्लू गैसों से जो फीड वाटर होता है ना उसको गर्म करता है। फीड वाटर किसको बोलते हैं, जो बॉयलर के अंदर जाता है, ये दरअसल डीएम वाटर होता है। अब देखो मैं प्लांट से जुड़ा हुआ हूँ, इस तरह की बातें आती है तो फिर अपन बात तो आगे बढ़ाएंगे। डीएम का मतलब होता है डीमिनरलाइज, यानी इस पानी में मिनरल नहीं होते हैं बिल्कुल भी, बहुत महंगा पड़ता है, 300-400 रुपये लीटर होता है। ये जाता है बॉयलर में, इससे क्या होता है कि बॉयलर में जंग वगैरह नहीं लगती, मिनरल अगर है तो जंग लग जाती है कहते हैं। तो इस पानी को बॉयलर में जाकर के उबलना है, फिर स्टीम बनती है, तो हम क्यों ना बॉयलर में भेजने वाले पानी को गर्म कर लें पहले, जो फ्लू गैस निकल रही है। तो जो फ्लू गैसें होती है उनसे फीड वाटर को गर्म करने के लिए बॉयलर से पहले इकोनोमाइजर लगाया जाता है, ठीक है। तो आपको क्या उत्तर करके आना है इसका, सी ऑप्शन करके आना है, ओके।
अगला सवाल, न्यूक्लियर पावर प्लांट का नुकसान क्या है? अभी देखो मैं बात कर ही रहा था, सबसे बड़ा नुकसान तो है हेल्थ हजर्ड होता है इसमें, स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा खतरा है, लेकिन ऐसा ऑप्शन नहीं है। तो दूसरा ये ऑप्शन होता है कि डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, यानी इसमें से जो वेस्टेज निकलता है ना, उसका निस्तारण कहाँ करें, कहाँ खपाएं उसको, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। जैसे थर्मल से तो राख निकलती है, तो ये सीमेंट फैक्ट्री वाले ले जाते हैं, ईंटें बनाने वाले ले जाते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट से जो निकलता है ना, उसकी बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो डिस्पोजल ऑफ वेस्ट ये सबसे ज़्यादा टेंशन वाली बात होती है प्लांट ऑपरेट करवाने वाले मतलब सिस्टम के लिए, सरकारों के लिए मान लो। ए उत्तर करके आना आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपसे पेपर में जरूर पूछा जाएगा। और अगला सवाल, बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है? सब बच्चों को याद है, मीथेन निकलती है सबसे ज़्यादा बायोगैस में से, ठीक है। और ज़्यादा अब फिर समय ना दें, जल्दी जल्दी करवाते हैं, क्योंकि एक दिन भी पिछली क्लास पर एक बच्चे का कमेंट आया था कि आप जल्दी बोला करें। भाई पॉइंट और कंसेप्ट क्लियर करना तो ज़रूरी है, जल्दी बोलने से क्या होता है मेरी समझ से बाहर था। खैर अगला सवाल देखो, परमाणु रिएक्टर में जो कंट्रोल रोड होती है वो किस सामग्री की होती है? कंट्रोल रोड क्यों काम में ली जाती है, ये भी आ सकता है, ध्यान रखना। तो ये कैडमियम और बोरोन की होती है, ठीक है। कैडमियम का ऑप्शन नहीं हो तो ध्यान रखना बोरोन का भी ऑप्शन कर देना, ठीक है। और कंट्रोल रोड का काम क्या है वो भी ध्यान रख लेना। और अगला सवाल है कि अधिक कुशल कौन सा है, मोर एफिशिएंट कौन सा है? देखो इन सब से अगर तुलना करेंगे ना, तो हाइड्रो पावर प्लांट की दक्षता सबसे ज़्यादा है, थर्मल पावर प्लांट की दक्षता तो मात्र 25% होती है। फिर भी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हाइड्रो पावर प्लांट जो है ना, मोस्ट रिलायबल भी है और मोस्ट एफिशिएंट भी है इन सब में, डीजल, थर्मल, न्यूक्लियर से तुलना करने पर, ठीक है। सी उत्तर करके आ जाना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, स्टीम पावर प्लांट में बॉयलर का उद्देश्य क्या है? बॉयलर ही तो है जो स्टीम बनाता है। बॉयलर के पास डीएम वाटर आता है, डीमिनरलाइज वाटर, और उस पानी से बॉयलर क्या करता है? भाप बना देता है। पानी को भाप में परिवर्तित करना, कन्वर्ट वाटर इनटू स्टीम। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी आप क्या करना, सी उत्तर करके आना, ठीक है। अगला सवाल देखो, हाई हेड के लिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में किस टरबाइन का यूज करते हैं? देखो हाई हेड के साथ लो डिस्चार्ज भी दे सकता है आपको, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो किसी एक पॉइंट से चीज़ें याद रख लो, जैसे इन्होंने हेड दिया है तो आप हेड के अकॉर्डिंग याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। दरअसल इसका जो आंसर है ना, वो तो है पेल्टन व्हील। कौन सी टरबाइन? पेल्टन व्हील टरबाइन, बट यहाँ पेल्टन व्हील का ऑप्शन ही नहीं है, तो फिर इसका दूसरा ऑप्शन होता है इम्पल्स टरबाइन, क्योंकि इम्पल्स टरबाइन पेल्टन व्हील टरबाइन जो कैटेगराइज है वो इसी में होती है, यानी पेल्टन व्हील टरबाइन इम्पल्स टरबाइन की श्रेणी में ही रखी जाती है, ठीक है। कापलान टरबाइन का अगर आ जाए तो कापलान टरबाइन जो होती है ये लो हेड के लिए होती है, कापलान टरबाइन डिस्चार्ज हाई के लिए होती है, ठीक है। तो कापलान टरबाइन लो हेड, हाई हेड के लिए पेल्टन व्हील, पेल्टन नहीं आए तो इम्पल्स ऑप्शन में है। आपके तो इम्पल्स ही आएगा, कंपटीशन एग्जाम की जब तैयारी कर रहे हो तो तब आपको अलग चीज़ें देखने को मिल सकती है। खैर अभी सेकेंड ईयर पास कर जाओगे तो फिर कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, क्योंकि आजकल जितने भी एग्ज़ाम होते हैं तो रिटर्न ही होता है सब में, मतलब पेपर फाइट करो तभी सिलेक्शन होगा, अदरवाइज़ कुछ नहीं हो सकता। अगला सवाल, जो विंड पावर जनरेशन है उसमें डिवाइस में हवा की गति को महसूस करने के लिए हम क्या लगाते हैं? दरअसल हवा की स्पीड कंट्रोल करने के लिए ना एक, अब मुझे पूरी तरह से नाम याद नहीं आ रहा, MHD बोलते हैं, पता नहीं ऐसा कुछ है, ठीक है। बी उत्तर कर देना, टरबाइन कंट्रोलर होता है, क्योंकि हवा की स्पीड को देख कर ही तो टरबाइन को वो मैनेज करेगा। जिस तरह से हाइड्रो पावर प्लांट में गवर्नर लगता है, जो टरबाइन की स्पीड को लोड के अकॉर्डिंग मतलब गवर्न करके और स्पीड मेंटेन करने के लिए ऑटो स्लाइस केस को गेट को कमांड देता है, तो ऐसे यहाँ होता है। टरबाइन की कंट्रोलर होता है एक, जो टरबाइन को स्पीड के अकॉर्डिंग कंट्रोल करे, मेंटेन रखे, तो वो हवा को डायरेक्ट महसूस करता है। अगला सवाल, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत इनमें से है कौन सा? ये वो क्वेश्चन है जो सबसे ज़्यादा बार पिछली बार रिपीट हुआ था। बच्चे क्या करते हैं कि 2 पॉइंट में कंफ्यूज होते हैं, है ना। दरअसल हाइड्रो पावर प्लांट बहुत पुरानी विधि से आ रहा है। अभी तो आपको ए करना है विंड, मैं आपको इसके 2-3 क्वेश्चन बताता हूँ। दरअसल अगर आपसे ये पूछ लिया जाता ना कि इनमें से नव्यकरणीय कौन सा है, रिन्यूएबल कौन सा है, तब तो दोनों है।
परंपरागत और गैर परंपरागत का इंग्लिश में, परंपरागत को बोलते हैं ट्रेडिशनल तरीके से। ट्रेडिशनल मतलब शुरुआत से हम ऐसा करते आ रहे हैं। तो ये सोलर, विंड, ये तो अब हुआ है। हाइडल से लाइट उत्पन्न करना बहुत लंबे समय से काम चलता आ रहा है, लेकिन यानी हाइड्रो वैसे आता है परंपरागत में, लेकिन वैसे आता है रिन्यूएबल में। यानी हाइड्रो दोनों कैटेगरी में सेम सेट नहीं बैठता, ये ध्यान रखना। दरअसल पावर प्लांट को डिवाइड करने की दो ऑप्शन है, एक कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल तरीके से, और दूसरा रिन्यूएबल और रिन्यूएबल के तरीके से। और नॉन रिन्यूएबल में कौन कौन सा आता है। खैर अभी आपका जो क्वेश्चन है तो इसका आपको ए उत्तर सही करना है, विंड करना है, ठीक है ना। वायु जो है वो नया तरीका है, परंपरागत तरीका नहीं है। फोटोवोल्टेइक सेल, पीवी सिस्टम होता है ना, दरअसल पीवी सिस्टम सोलर सेल में ही होता है। तो इसका भी सवाल आया कि ये किसका बना होता है, सिलिकॉन का बना होता है। और सोलर सेल किसका बना होता है, ये भी क्वेश्चन आया। यानी दो क्वेश्चन आएंगे और दोनों का आंसर एक ही है। मैं आपको ये सारे क्वेश्चन बता रहा हूँ जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। दरअसल क्या होता है कि सीबीटी एग्ज़ाम जो है ना आपके लगभग 7, 8, 10 दिन तक चलते हैं। पर डे 3 शिफ्ट होती है, तो हर शिफ्ट में क्वेश्चन तो लगभग घूम फिर के वहीं से आते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाले क्वेश्चन है जो बच्चे हमें बताते हैं, पेपर होते ही बताते हैं। आप भी बताना ज़रूर, जिस दिन आपका पेपर हो जाए आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज देना। हमारे व्हाट्सएप नंबर है 80 786 07 591, ठीक है, 07 591 ये व्हाट्सएप नंबर है। जिस दिन पेपर हो जाए उसी दिन बताना आज कौन कौन से क्वेश्चन आए थे थ्योरी के, जितने आपको याद रह जाए। आगे आओ। परमाणु ऊर्जा स्टेशन में परमाणु विखंडन के लिए प्रयुक्त परमाणु सामग्री कौन सी है। 3 तरह के परमाणु लेते हैं। एक तो इसने यहाँ ऑप्शन दे दिया थोरियम, 2 मैं आपको और लिखाता हूँ। 2 और कौन कौन से गुरुजी, 2 में एक आता है प्लूटोनियम और उसके बाद में यूरेनियम। यानी न्यूक्लियर पावर प्लांट में ईंधन के रूप में किन किन का इस्तेमाल किया जाता है, यूरेनियम, प्लूटोनियम और थोरियम, ठीक। तो अभी थोरियम एक ऑप्शन है तो ये कर देना, ठीक है। और अगला सवाल देखो, सोलर सेल किसका बना होता है, तो सिलिकॉन का। ये फिर रिपीट हो गया। देखो मैंने मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आपको बताए जो सबसे ज़्यादा बार आए हैं। जैसे आज लगभग हमने इसमें 20 क्वेश्चन दिए हैं आपको। विश्वास दिला रहा हूँ कि आपके पेपर में इस टॉपिक में से यही 20 में से क्वेश्चन होंगे। सो पेपर से पहले इसको दोबारा पढ़ जाना। हाँ, आप चाहते हैं कि कोई भी क्वेश्चन हमें नहीं छोड़ना तो फिर आप पूरी निम्मी असाइनमेंट पढ़ कर जाना। सवाल देखो क्या करें, परंपरागत बिजली उत्पादन कौन सा है। परंपरागत पूछ रहे हैं ना, जो ट्रेडिशनल तरीके से शुरुआत से लाइट बनाते आ रहे हैं तो वो थर्मल आएगा। तापीय परियोजना वाली विधि सबसे पहले हमने इजाद की थी, जबकि विंड से, टाइडल से, सोलर से, ये सब के सब तरीके क्या है, नए हैं। तो बस प्रिय विद्यार्थियों, ये था टॉपिक हमारा उत्पादन और ऊर्जा स्रोत वाला, कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइएगा। बहुत धन्यवाद।